चार पांच क्लास, क्योंकि ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारी इस गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर संविधान की क्लास इस समय पढ़ रहे हैं और संविधान की क्लास के अंतर्गत हम लोग संवैधानिक विकास पर चर्चा कर रहे हैं। संवैधानिक विकास के इस क्रम में हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का एक्ट, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861 और 1892 के अधिनियमों पर बहुत अच्छी तरह से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है भाई संवैधानिक विकास में और क्या आया, तब हमारा संविधान कैसे बना। ठीक, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट जो भी हैं वो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम वहां पर आप सभी लोगों के लिए एक सरल और सुलभ प्लेटफॉर्म को लेकर आ सकें और मैराथन क्लास आपको हम जो हमारी मैराथन क्लास होगी वो हम YouTube चैनल पर आप लोगों को दे सकें। ठीक, 2, ढाई, 3 घंटे की, जिसमें बहुत सारे प्रश्न आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं। ठीक, रिवीजन, हाँ 1892 से चलते हैं। 92 पे कल चर्चा किए थे कुछ, आज उसी से आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक बने रहिए प्लीज सभी। आप जब आप उबने लगिए, जब आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा। लेकिन आप सभी लोग जब लास्ट तक बने रहते हैं तभी बहुत अच्छा लगता है क्लास में, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। लाइव क्लास का एक अलग लुक होता है, मैंने पहले ही बता दिया आप सब लोगों को। यहाँ लाइव क्लास में जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको एकदम ऑफलाइन जैसा महसूस होगा। बाकी रिकॉर्डिंग क्लास तो हमारी आपको मिल ही जा रही है। ठीक, आइए इस अधिनियम के तहत 1892 का भारत परिषद अधिनियम, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। तो कल मैंने चर्चा किया था भाई, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुत सरकारी सदस्यों का ही बहुमत किसका रहता था, सरकारी सदस्यों का ही रहता था। ठीक, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था हमने बताया था कि इस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो अब तक बजट जो चाहते थे, अंग्रेज जैसे चाहते थे वैसे ही पास कर देते थे, और इसी अधिनियम के तहत पहली बार बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, क्या करने की, बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। बस इसमें एक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगला है आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मार्ले मिंटो, इसे जो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आप नोट करेंगे 1909 के अधिनियम को, अच्छा नीचे दिया हुआ है आपके साथ है, चलो पढ़ते हैं, पॉइंट सारे मिल रहे हैं। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय तथा लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत सचिव थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। लॉर्ड मिंटो कौन थे, भारत के वायसराय थे। तो 1909 में वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो थे। आप नोट कर लेंगे। अभी मैं सारे वायसरायों को एक साथ आप लोगों को लर्न कराऊंगा, जो 1773 से पहले से मैं 1947 तक, 49 तक लर्न कराऊंगा। जितने भी आए हुए हैं, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय जो है, इस सबको मैं एक साथ लर्न कराऊंगा। और मार्ले कौन थे, सचिव थे। भाई जरा यहीं पर एक चीज और डिस्कशन कर लेते हैं, भारत सचिव के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया, तुरंत बताओ, खटाखट बताओ, मैं आगे बढ़ना शुरू कर दूं। ध्यान से नहीं आया था वहां पर प्रश्न पूछते समय, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। भारत सचिव के पद का सृजन, रिंकी जी, ज्योति जी, 1858 और खटाखट बताते जाइए भाई, फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग। प्रिया जी 1858, सिस्तान जी 1858, वेरी गुड। जितने मैंने बताया सबका सही है, आप सभी का सही है।
आप सब लोग ईयरफोन ले लिए होंगे, नोटबुक ले लिए होंगे, एकांत में चले गए होंगे, बैठ गए होंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो भारत सचिव थे, कौन थे? भारत सचिव थे, बिल्कुल ऋचा जी, भारत सचिव थे। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न जो ये बनता है भाई कि मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? प्रश्न आपका बनता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? 1909 के भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी आएगा, मैं आगे उस पर चर्चा करूंगा। इसमें क्या है, केंद्रीय परिषद में सदस्य संख्या 16 से 60 कर दी गई। तो आप लोग केंद्रीय परिषद, अब मैं नहीं बताऊंगा, आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि केंद्रीय परिषद का मतलब क्या है और कब इसका सृजन किया गया था। 16 से 60 कर दी गई। हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा पीसीएस के लेवल का प्रश्न है, इसलिए आपसे ज्यादा चर्चा भी नहीं कर रहा हूं मैं। इस एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका के पहले भारतीय सदस्य बने थे। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका के पहले भारतीय सदस्य बने और इन्हें विधि सदस्य बनाया गया, इन्हें कानून बनाने के लिए नियुक्त किया गया। प्रश्न क्या बनता है, सुनिए। प्रश्न बनता है कि वायसराय की कार्यपालिका में या कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला पहला सदस्य कौन है? पहला भारतीय सदस्य कौन है, कौन था? यह प्रश्न बनता है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाला पहला भारतीय सदस्य कौन है? ये आपका प्रश्न बनता है। ठीक, तो कौन था? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। ठीक, आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपाबंध किया गया। तो ये प्रश्न आपके यहां पूछा जाता है, पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में शुरू की गई है, किस अधिनियम की देन है? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की देन है या 1919 के भारत परिषद अधिनियम? अच्छा, इसमें से कितने लोग जानते हैं कि पृथक प्रतिनिधित्व क्या है, पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है? कितने लोगों को पता है? ज्योति जी को पता होगी, मुझे पता है ज्योति जी को पता होगी, बाकी हमको नहीं लगता है कि किसी और को पता होगा। नहीं पता है रेणु जी? हाँ, ज्योति जी को पता होगी। मैं सबको बता देता हूं पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है, और इसी नियम के तहत आई हुई थी। किस अधिनियम के तहत? हाँ, बिल्कुल नहीं पता, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सिर्फ ज्योति जी चूंकि पढ़ चुकी हैं हमसे, उनको पता होगा ये चीज। मान लीजिए कोई क्षेत्र है, हाँ 1909 का अधिनियम आपने पढ़ा है। मान लीजिए कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, लेकिन पृथक निर्वाचन प्रणाली अंग्रेजों ने, यही से एक बहुत बड़ी चीज अभी बताऊंगा आप लोगों को मैं, जो भारत के लिए कोढ़ बन गई, यहीं से बताऊंगा। कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं। ठीक, 1909 में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने 1909 में फूट डालो और राज्य करो की नीति को शुरू कर दिया 1909 से। बिल्कुल वायसराय, बिल्कुल शशांक जी, अभी बताता हूं वायसराय क्यों बनाए जाते थे और इनका क्या काम होता था। पहले इसको बस समझ लीजिए। ठीक, इसे थोड़ा बस समझ लीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं। ठीक, तो जैसे मैंने बताया कि किसी क्षेत्र में अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन प्रणाली क्यों लाया, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली क्यों लाया? फूट डालो और राज्य करो की नीति को लागू करने के लिए। अब फूट डालो और राज्य करो की नीति भाई पृथक निर्वाचन प्रणाली से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है? आइए समझते हैं कैसे संबंधित है। जैसे कि इन्होंने कहा कि जैसे एक क्षेत्र है नोएडा, नोएडा क्षेत्र है, नोएडा क्षेत्र में क्या किया जाएगा? नोएडा क्षेत्र को पृथक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया।
ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ कि किसके लिए, मुस्लिमों के लिए कर दिया गया, किसके लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन के रूप में घोषित कर दिया गया। अब इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ तो जैसे ये नोएडा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, नोएडा, तो नोएडा में हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं, जैन भी रह रहे हैं, पारसी भी रह रहे हैं। ठीक है भाई, घोषित कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन इनका क्या मानना था कि भाई नोएडा से केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकेंगे और केवल मुस्लिम ही वोट देंगे उनको, ये सबसे गड़बड़ था। पृथक प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली में भाई मुस्लिम लड़ सकते हैं, यहां तक तो ठीक था, लेकिन वोट सबको देने का अधिकार होना चाहिए था। इससे क्या हो गया, मुसलमानों को अपने अपने क्षेत्रों में बाहुल्यता लाने की अधिकार मिल गया, और ये तब इनके हित की समझ में आती थी, और सरकार में जो जाते थे वो मुस्लिम ही चुनकर जाते थे, मुस्लिम ही उन्हें चुनता था। ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ, और इसका दुष्परिणाम तो जो था ही 1916 में जब इसको स्वीकार कर लिया गया। मैं बताऊंगा कौन सा, लखनऊ अधिवेशन में जब इसको स्वीकार कर लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, उसी समय से ये भारत में विभाजन की नींव पड़ गई थी। जो कहा जाता है कि भाई भारत में विभाजन की नींव कब पड़ी थी, तो 1909 के अधिनियम में ही पड़ चुकी थी। भारत अब विभाजित होकर के रहेगा, अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। अब अगला जो प्रश्न आया हुआ है शशांक जी की आया हुआ है, ठीक है, आइए शशांक जी को हम समझते हैं। देखिए शशांक जी का प्रश्न है कि वायसराय क्यों बनाया जाता था और इनका क्या काम होता था। तो वायसराय का मतलब आप एकदम समझ लीजिए भारत का प्रधानमंत्री, बस भारत का प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के क्या क्या काम है वो सब आप लोग जान सकते हैं। अब आप एक लाइन में, भारत में जो वायसराय होता था वो ब्रिटिश संसद से नियुक्त होता था। कहां से आता था, ब्रिटेन की संसद से। भारत की प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए भेजा जाता था। सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था वो कौन होता था, वायसराय। जैसे अभी तो राष्ट्रपति होता है, काम हालांकि सब कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता, सारा काम प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी मंत्रिमंडल करती है। आगे चर्चा करूंगा मैं इस पर बृहद रूप से। लेकिन वायसराय जो होता था वो समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता था भारत में, और सभी कार्यों पर अपना निर्णय लेता था। सभी कार्य जो होते थे उसी की देखरेख में किए जाते थे। उसके लिए उसने विभिन्न जगहों पर अपने अधिकारियों की नियुक्ति किया था, कई चीजों की नियुक्ति किया था, ठीक, समानांतर सरकारें भी चल रही थी, ठीक। तो अब हमको लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा शशांक जी, समझ में आया कि और कोई उदाहरण दूं। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सेट करके बताइए शशांक जी, समझ में आ गया, ऑनलाइन हैं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रेणु जी, समझ में आपके आ गया। शशांक जी का तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। शशांक जी हैं ऑनलाइन की नहीं है, देखता हूं, हैं शशांक जी, आवाज आपके पास पहुंच रही हो तो रिप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल 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 शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही मैं सुनना चाह रहा था कि आपकी तरफ से भाई आपकी समझ में आया कि नहीं आया, और सभी की समझ में आ गया होगा। बहुत सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, ठीक, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, ठीक। भाई अगर किसी को कुछ समस्या हो रही हो तो आप हमारे साथ शेयर करिए, लेकिन लास्ट तक ऑनलाइन बने रहिए प्लीज, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि नहीं तो बीच में समझ में नहीं आएगा आपको, और जब आपकी समझ में नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। आप लास्ट तक बने रहिए। तीसरी क्लास है आज, मुझे लग रहा है कि क्लास एंड हो जाएगी, लेकिन इसके बाद देखिए फिर आपको कितना मजा आएगा। पहले तो आपके दिमाग में एक फिगर बन जाएगा कि भाई संविधान बना कैसे। मन में कभी प्रश्न उठता रहा होगा, भाई ये जो संविधान हम पढ़ते हैं, ये संविधान एकाएक बन गया कि इसकी कोई रणनीति रही, पहले से सोची समझी रणनीति आई, या पहले से हम लोगों को कहीं से प्रेरणा मिली इसके बारे में। तो ये चीज आपको यहां से मिल रही है। एक संविधानिक विकास एक लंबा कार्यकाल रहा, 100-150 सालों का, तब जाकर के संविधान का निर्माण हुआ। उसके बाद भी संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। बिल्कुल राहुल जी, समझ में आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी पहली क्लास है, आप हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, और
आप काफी दिनों तक हमसे पढ़े हुए हैं, संविधान भी आपने पढ़ा हुआ है, सारी चीजें, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़े रहे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी समझ में आ रहा है। आप अपने सभी दोस्तों को जोड़िए, सुपर टेट की स्पेशल क्लास चल रही है यहाँ पर, और 7 बजे से शाम से चलती है। आप अपने सभी फ्रेंड्सों को इसके साथ जोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल राजन जी, बहुत अच्छा राजन जी। 2 साल 11 महीने 18 दिन ज्योति जी, राजन जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोचिए, उसके बाद भी 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनाने में। अभी हम आगे चर्चा करेंगे उस चीज पर, और उसका पिछला इतिहास कितना है, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 के अधिनियम की कौन सी बात? मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का उपबंध किया गया। किसके लिए? मुस्लिम समुदाय के लिए। और अब देखिए, ये प्रश्न नया आ गया आपके समय। ठीक, क्या इस अधिनियम के तहत मुस्लिम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया? मैंने इस पर चर्चा कर ही लिया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। नोट करिए, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? नोट करिए, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। नोट कर लिए होंगे आप सब लोग। हाँ, अगला जो नियम है वो 1909 के बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वो भारत 19, कौन सा है? भारत शासन अधिनियम। मार्ले मार्ले एक मिनट, कहाँ गायब हो गया भाई, क्या गायब हो गया? हाँ, मार्ले मिंटो सुधार इसके पहले कहा जाता था। मार्ले मिंटो। तो मार्ले मिंटो में मार्ले कौन था? सचिव था। मिंटो कौन था? वायसराय था। इसमें मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार कहा जाता। मॉन्टेग्यू की अभी पेन मेरी आ नहीं रही है, जिस दिन पेन आ जाएगी उस दिन बढ़िया से लिखने लगूंगा। जैसे भी लिख रहा हूं गलत सही आप लोग समझ लीजिए। चम्सफोर्ड, ठीक, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड। इसमें मॉन्टेग्यू क्या है? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, देखता हूं क्या हुआ है। सबको आवाज? तो सबके पास आवाज पहुंच रही है मेरी? कुछ समय थोड़ी सी व्यवधान उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर सारी चीजें कंटिन्यू हो गई हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है? स्क्रीन नहीं आ रही है? आ रही है बिल्कुल। हाँ, थोड़ी समस्या हो गई थी, सारी चीजें फिर से नेटवर्क चला गया था। अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था इसलिए व्यवधान उत्पन्न हुआ, फिर सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक, भारत शासन अधिनियम। ठीक, भारत शासन अधिनियम। मैंने बताया कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। इन दोनों के नाम पर इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और 1909 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, अधिनियम कहा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं इसमें क्या प्रावधान हुए थे। इस अधिनियम में मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों एवं आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया। सोचिए, अब भारत को एकदम तोड़ने की बात की जा रही है, तो मुस्लिमों को किसके अधिनियम के तहत दिया गया था?
शुरुआत कहां से की गई थी? 1909 के अधिनियम के तहत की गई थी। लेकिन 1919 के अधिनियम में ईसाइयों को भी इसके अंतर्गत लाया गया। जब इतिहास पढ़ाएंगे तो क्या हुआ था आगे उस पर चर्चा करेंगे। यूरोपियों को भी, आंग्ल भारतीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अब देखिए सांप्रदायिकता को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ठीक, आइए देखते हैं आगे क्या है। इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या बनता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू, किस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था? तो किस अधिनियम? 1919 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। सबके पास मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों पहुंच रही है? किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही है? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी अपने उस पर पहुंच जाइए। मैंने और जो है नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और किसी नेटवर्क में चले जाइए। बस उसके बाद क्लास का आनंद देखिए आप। ठीक, चलिए। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को तो प्रश्न आपका बनता है भाई कि किस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई? किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। अगला क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो किस द्विसदनीय व्यवस्था की? तो 1919 के अधिनियम के तहत भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की क्या किया गया? शुरुआत किया गया। इसमें क्या था? द्विसदनीय व्यवस्था क्या थी? भारतीय विधान परिषद के स्थान पर राज्यसभा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा भाई भारतीय विधान परिषद का अस्तित्व किस अधिनियम के तहत आया था। आप लोग लर्न करना इसको, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था उसी समय किसकी आगे जरूरत पड़ेगी। अब इतना मैं हिंट दे रहा हूं, होमवर्क आप लोग इसको ढूंढ लेना। भारतीय विधान परिषद, इसके स्थान पर क्या लाया गया? एक राज्यसभा लाया गया और एक लोकसभा का गठन हुआ। कितनी अच्छी बातें मिल रही हैं। सोचिए, जो हमारी संसद होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा आप लोग बताएंगे? राष्ट्रपति। बिल्कुल ऋचा जी सब राष्ट्रपति बता रहे हैं, एक तरफ से सबको पता है। तो हमारी संसद, बिल्कुल राजन जी, बिल्कुल तो राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। ठीक है, किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति से मिलकर के। बिल्कुल राहुल जी, सिस्टम जी, बहुत अच्छा। आप सभी लोग जो है ये बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो देखिए, जो हमारी संसद में है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, उसका अस्तित्व कब आया था यहाँ पर भारत में? 1919 के अधिनियम में आया था। किस अधिनियम में आया था? 1919 के अधिनियम में। और 1919 के अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो ये द्विसदनीय वाला आपको इंपॉर्टेंट मिला। बिल्कुल ऋचा जी, मॉन्टेग्यू इंपॉर्टेंट मिला और लोकसभा और राज्यसभा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट मिला आपको। बिल्कुल राजन जी, बहुत अच्छा। ठीक, आगे है, आगे देखते हैं। भारतीय कार्यों की देखरेख के लिए भारतीय उच्च आयुक्त की नियुक्ति की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या प्रश्न है कि भारत में हाई कमिश्नर या उच्च आयुक्त की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? भारत में उच्च आयुक्त की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1919 के भारत सुधार अधिनियम के अंतर्गत की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। पीसीएस में मैं बता रहा हूं, झड़ी लगी है। आप लोग धीरे धीरे स्तर इनका नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप लोग भी एग्जाम में आ सकते हैं। यूपी पुलिस जो भी एग्जाम होंगे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभक्त कर दिया गया। आगे मैं समझाऊंगा कि आरक्षित विषय क्या है और हस्तांतरित विषय क्या है, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो प्रश्न यही पूछा जाता है, किस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को, अभी देखिए किस विषय को? प्रांत,
प्रांत बताऊंगा कौन से प्रांत जो होते थे, राज्य जो होते थे, उनके विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषय के रूप में पढ़ते। केंद्र का नहीं, ध्यान देना। अभी हमारे विषयों को कितने भागों में बांटा गया है, कितनी सूचियों में बांटा गया है? जो भारत के विषय हैं कितनी सूचियों में बांटा गया है? नाम नहीं, बस केवल सूची बताओ। 3 3, वेरी गुड, सबको बहुत बहुत बधाई भाई इसके लिए। आप सब लोग पूरा मन धन से जो है लगे हुए हैं, पूरा ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। कुछ स्टूडेंट हैं, पता नहीं उनकी क्या समस्या है कि वो ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑफलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। भाई असमंजस की स्थिति में मत पढ़ो, पढ़ो, अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी चीजें मिलेंगी, असमंजस मत डालो अपने अंदर। बिल्कुल सिस्टम जी जो है 3, आप आओ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आपको फायदा जरूर होगा। आप ऑनलाइन ऑफलाइन मत हो, समय निकालो। कुछ समस्या हो रही होगी आप लोगों को जरूर, लेकिन उस समस्या का समाधान खोज लो, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक, तो प्रांतों में अभी मैंने बताया, केंद्र में नहीं, प्रांतों में विषयों को बांटा गया। किस रूप में बांटा गया? आरक्षित और हस्तांतरित विषय के रूप में बांटा गया। किस रूप में? आरक्षित और हस्तांतरित विषय के रूप में बांटा गया। किस अधिनियम के तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम। मैं समझ सकता हूं कि आपके दिमाग में खूब अच्छी तरह से बैठ गया होगा भाई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्या है और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, बहुत पूछा जाता है। इस तरह भारत में पुनः द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। भाई ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब प्रश्न यही बनता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? मेरे शब्दों को बड़ी ध्यान से सुनिएगा, तभी आप इस प्रश्न को समझ पाएंगे और इसके उत्तर को दे पाएंगे। हालांकि आपको ये प्रश्न सारे मिलेंगे। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया? बताओ भाई। 1919 के भारत शासन अधिनियम। वेरी गुड रिंकी जी, बहुत अच्छा। ये प्रश्न का प्रारूप है और ये प्रश्न एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है। हिमानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत लेट आ रही हैं, चलिए, लेकिन फिर भी आप आ रही हैं, यही आपके लिए काफी है। 1919 के अधिनियम में, अब पता नहीं, मैं चेक नहीं कर पाता हूं क्योंकि जब हमारी रिकॉर्डिंग क्लास शुरू हो जाती है तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये सब नहीं पता चल पाता है। बस चैट में जिनकी उपस्थिति रहती है उन्हीं को मैं समझ पाता हूँ वही ऑनलाइन है, अब बाकी और कोई नहीं है ऑनलाइन। ठीक, तो आप सब लोग अपनी ऑनलाइन होने का रिस्पांस आपका चैट है। जब मैं प्रश्न पूछूं तो जी सर, हाँ सर, या उत्तर उसका जरूर दीजिए आप। ठीक, इसके द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1919। बिल्कुल रेणु जी। अब इस और क्या है, इसके द्वारा लोक सेवा आयोग, देख लीजिए, लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? बहुत पूछा जाता है प्रश्न। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया और कब किया गया? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। और कब किया गया? 1926 में किया गया। वेरी गुड, 1919, वेरी गुड। लोक सेवा आयोग का, बिल्कुल बिल्कुल रिंकू जी, बिल्कुल 1926 में किया गया लोक सेवा आयोग। और यही लोक सेवा आयोग है, क्या है? भारत की आज प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला है। ये 1926 में ये देश के लिए प्रशासक को की नियुक्ति करता है। आईएएस पीसीएस जो देश को चला रहे हैं, यही आईएएस पीसीएस जितने हैं वही देश को चला रहे हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। अच्छा, किसी को यह भी पता है कि लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? यानी स्टूडेंट, किसी को ये पता हो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की गई है? ऋचा 78, 324 निर्वाचन है राजन जी, निर्वाचन है 324। 78 क्या है मैं तो खुद नहीं जान रहा हूं, बताऊंगा आगे। चलो चर्चा करूंगा। 2 अनुच्छेद आप लोग पढ़कर आइएगा और बताइए 315 में क्या है और 312 में क्या है। दोनों आप लोग पढ़ के आइएगा। कल
कल मैं चर्चा कर लूंगा इस पर, अभी सब क्रम से आएंगे, लेकिन मैं दे रहा हूं 312 और 315 आप दोनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए, देखिए, लोक सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक आयोग का गठन किया गया, केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग जिसे आज हम कहते हैं। अगला है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अधिनियम के तहत केंद्र के बजट और राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। तो 1919 के अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। 3 अधिनियम आपकी संवैधानिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। एक 1909, दूसरा 1919 और तीसरा 1935। तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। और 1935 को ही मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा संविधान जो है 1935 के अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम से बहुत प्रेरित है। आगे चलते हैं, नहीं तो समय निकल जाएगा। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक, अब देखिए, आरक्षित विषय क्या है और हस्तांतरित विषय क्या है। आरक्षित विषय कार्यपालिका परिषद की सहायता से कौन करता था? गवर्नर जनरल करता था। इसे अपने पास रहता था। इसी को केंद्रीय सूची के विषय भी कहते हैं। आरक्षित विषय अपने पास आरक्षित कर लेता था। कौन कौन से विषय थे? जैसे विदेशी मामले थे, सुरक्षा के मामले थे, डाक तार के मामले थे, राजस्व के मामले थे। मतलब कुल मिलाकर के जो विशेष महत्वपूर्ण विषय थे, आज भी आप देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं तो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जब हम आगे पढ़ेंगे वहां पर आएगा, तो इसको हम चर्चा करेंगे। और हस्तांतरित विषय, वो विषय जो गवर्नर शासन तो करता था, लेकिन इसका प्रांतों के पास रहता था अधिकार। हालांकि नियंत्रण दोनों पर रहता था, गवर्नर जनरल का, लेकिन नियंत्रण एक का केंद्र के पास रहता था और एक किसके पास रहता था? प्रांतों के पास रहता था। तो हस्तांतरित विषय किसके पास रहते थे? प्रांतों के पास रहते थे। यहाँ निर्वाचित सदस्य आते थे, इनके पास क्या था? स्थानीय स्वशासन, हाट मेला बाजार जो स्थानीय स्तर पर होते थे। शिक्षा दे दिएगा, भाई खर्च करो तुम। सोचो अंग्रेज कितने चालाक थे। और इनकम के सारे साधन अपने पास। चिकित्सा दे दिएगा, भाई चिकित्सा, बीमारी बढ़ेगी तो किसके ऊपर आदमी गुस्सा करेगा? जो उत्तरदायी होगा। उत्तरदायी कौन हो गया? प्रांत हो गया। प्रांतों में कौन आ रहे थे? निर्वाचित सदस्य आ रहे थे। भूमि से संबंधित विवाद जाओ निपटाओ तुम। जल, कृषि, जितने भी खर्चीले विषय थे सब हस्तांतरित विषय और सब भारतीयों के मातहत कर दिए गए। अंग्रेज कितनी चालाकी से काम करते थे, सोच लीजिए। बहुत चालाकी से काम करते थे वो। उनका काम भी हो जाए और नाम भी हो जाए कि हमने आपको प्रशासन में सम्मिलित कर लिया। तो आपको अभी इतना ज्यादा नहीं जानने की जरूरत, बस इतना ही जानने की है कि भाई हस्तांतरित विषय क्या थे और आरक्षित विषय क्या थे। आरक्षित विषय पर किसका अधिकार होता था और हस्तांतरित विषय पर किसका अधिकार होता था और आरक्षित विषयों पर किसका अधिकार होता था। बिल्कुल राजन जी, हम चर्चा करेंगे। 315 में लोक सेवा आयोग है कि लोक सेवा आयोग के लिए प्रशासक हैं। 312 में क्या है? लोक सेवा आयोग है क्या है? मैं चर्चा कल करूंगा इस पर, ठीक है, विधिवत रूप से चर्चा करूंगा। आइए, भारत शासन अधिनियम 1935 आ गया। भारत शासन अधिनियम, इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? इसमें कुल 321 अनुच्छेद थे। अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत बड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी सही हैं अपनी जगह पर। अखिल भारतीय सेवा का बिल्कुल सिस्टम जी, बहुत अच्छा। ठीक, हम आगे चर्चा करेंगे, कल मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ पर प्रसंग आ गया था, मैंने दोनों अनुच्छेद दे दिया था आपको। ठीक, अनुसूची 10 अनुसूची थी। इसमें कितनी अनुसूची थी? 10 अनुसूची थी। अब देखिए, अधिनियम कितने अनुच्छेद थे? 321। तो अनुच्छेद अभी मैं चर्चा करूंगा जब इसको पढ़ा लूंगा। भाई आर्टिकल किसे कहते हैं या अनुच्छेद क्या है, ठीक है। अभी समझ लो, अनुच्छेद और कुछ नहीं है, नियमों का क्रम है। जो नियम जिस क्रम में बनाए गए, रख दिए गए, उसी को अनुच्छेद कहते हैं, उसी को आर्टिकल कहते हैं। बस इतना जानिए। अनुसूची कितनी थी भारत शासन अधिनियम 1935 में? 10 थी। इस अधिनियम के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1935 के
भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अच्छा, कलकत्ता में भाई बताओ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, किस अधिनियम के तहत की गई थी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? बिल्कुल रिंकी जी, 1773। प्रिया जी बिल्कुल 1774 में की गई थी, लेकिन 1773 का अधिनियम था। दोनों बार बार आप लोग बिल्कुल जो है उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 1774 में की गई थी, 1773 का अधिनियम था। दोनों अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग प्रश्न हैं। अब ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना की बात किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। कब की गई थी? होमवर्क नोट करिए, अगर आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आप लोग बताइएगा कि भाई कब की गई थी, कब किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई दिल्ली में? चलो बताना। मैं इतना दे दे रहा हूं कि 1935 से 1940 के बीच में है, वो आप लोग बताना। ठीक, इस अधिनियम के तहत संघीय सरकार की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघीय सरकार की स्थापना की गई? किसके तहत की गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम। हालांकि वेरी गुड रिंकी जी, 1937 देखिए, वेरी गुड। ये उच्च संघीय न्यायालय की बात कर रही हैं 1937 में, आप सभी नोट कर लीजिएगा, 1937 में की गई थी। ठीक है, लेकिन ये संघ स्थापित नहीं हो पाया था। संघ की बात की गई थी लेकिन संघ स्थापित नहीं हो पाया था। इसमें केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। इसमें केंद्र और प्रांतों में क्या किया गया था? शक्तियों का विभाजन किया गया था पहली बार। अब देखिए, यहीं से केंद्र सूची, राज्य सूची जो हमारे संविधान में लिया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, आगे मैं पूछूंगा किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा आपको। लेकिन इसका जो है आप देखेंगे कि यहीं पर जो है इसकी बात की गई थी। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो हमारे संविधान में सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली है, सबसे ज्यादा अनुच्छेद लिए गए हैं, वो किस संविधान से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। तो इसका प्रावधान यहीं से किया गया था, आप देख रहे हैं। और क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। क्या किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। इसकी शुरुआत कब हुई थी द्वैध शासन व्यवस्था की? प्रांतों में। मैंने अभी चर्चा किया था कि शब्दों पर गौर करिएगा तभी आप सही कर पाएंगे। बिल्कुल रिंकी जी, 1919 के अधिनियम के तहत 1919 के हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो शुरू की गई थी। बिल्कुल आप सभी का सही है, शिस्तान जी, रेणु जी, आप सभी का सही है कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली कहां पर लाई गई थी? प्रांतों में लाई गई थी। और समाप्त कब की गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। और कहां फिर लागू करने की बात की गई थी? केंद्र में लागू करने की बात की गई थी। कहां पर? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। कहां पर की गई थी? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, हालांकि लागू नहीं हो पाई। ठीक, इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। कितने राज्य थे 1935 में? ध्यान कर लीजिए यहीं पर। ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11 थे। और कौन हैं? लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। बंगाल, बंबई, बिहार, प्रांत, असम में द्विसदनीय व्यवस्था। देख लीजिए, बंगाल में है, बंबई है, मद्रास में है, बिहार में है, संयुक्त प्रांत में है और असम में है। ये प्रश्न हालांकि थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न है, आपकी सुपर टेट से थोड़ा सा ऊपर का है, लेकिन फिर भी अब आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है।
आगे चलते हैं। इसी अधिनियम ने दलितों और महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रदान किया। देख लीजिए सांप्रदायिक निर्वाचन अंग्रेज कैसे कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी अधिनियम के द्वारा 1858 में स्थापित भारत परिषद अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। तो जो 1858 में भारत परिषद अधिनियम था, उस भारत परिषद जो स्थापित किया गया था, अभी प्रश्न भी आया था, पीछे मैंने पूछा था, वो किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? जो है 1935 के भारत अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये लास्ट वाला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिला। एक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल सिस्तान जी, और दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में एक संघीय न्यायालय। तो आरबीआई और ये आपको यहां से बहुत इंपॉर्टेंट मिला हुआ है, ठीक। हाँ, ये आपका यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिला हुआ। आप प्रश्न इसमें से और क्या मिला? द्वैध शासन प्रणाली आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिली कि द्वैध शासन प्रणाली कहां पर समाप्त की गई और कहां पर शुरू की गई। संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की बात की गई। ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक। अभी समय है 5 मिनट का समय और लूंगा। ठीक, 5 मिनट का समय और लूंगा आप लोगों का, क्योंकि एक पॉइंट और बचा हुआ है, इसके बाद ये हो सकता है समाप्त हो जाए आपका। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो आप ध्यान करिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें क्या क्या प्रावधान थे? डायरेक्ट हम इसी पर आ जा रहे हैं, बाकी इतिहास के अंतर्गत सारी चीजें पढ़ेंगे हम। योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। किसके? तो भारत का विभाजन किसकी योजना के आधार पर हुआ? लॉर्ड के आधार पर हुआ। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। आप इसको इटली देश नहीं, इटली लेबर पार्टी से संबंधित थे ये। हाँ, इटली, बिल्कुल। प्रधानमंत्री कौन थे? इटली थे। आप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भारत की स्वतंत्रता की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, तो क्लाइमेट इटली और ये लेबर पार्टी से संबंधित थे। किस पार्टी से? लेबर पार्टी। इसमें नहीं दिया हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। जून 1947 को भारत में क्या हुआ? ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। 20 फरवरी को किए थे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त में क्या कर दिया जाएगा? भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इस घोषणा से मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया तथा विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। तो माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर लिया गया। के द्वारा दोनों ने स्वीकार कर लिया और भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया। चलो बताओ भाई, इसको बना था। जब हम दर्पण पढ़ रहे थे, करंट तो पढ़ रहे थे, 14 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है भारत में? भारत विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल प्रिया जी। और उसी दिन पाकिस्तान इस अधिनियम गया। किस अधिनियम के तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900। इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में सचिव के पद समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन में जो सचिव का पद था, किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव नियुक्त करने और पदों में आरक्षण की प्रणाली को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र की घोषणा की गई। 15 अगस्त में लो भाई, देश को आजाद करा लिए हम लोग। क्या किए? देश को आजाद करा लिए।
इस अधिनियम के द्वारा भारत को दो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों में, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। तो जब आपसे पूछा जाए भाई भारत का विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किसमें बात की गई थी, तो माउंटबेटन योजना के आधार पर की गई थी। माउंटबेटन योजना कब आई थी, 3 जून 1947 में आई थी। भारत और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। देखिए अब तक वायसराय होते थे, अब इसी के द्वारा फिर से क्या किया गया, गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया फिर से स्वतंत्र भारत के। इसीलिए जब प्रश्न पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। बिल्कुल राजन जी, अभी आप गलत जा रहे हैं। 3-4 प्रश्न बनते हैं यहां से, जिस पर मैं चर्चा करूंगा लास्ट में। कि देखिए मेरा प्रश्न सुन लीजिए, आप उत्तर ढूंढिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शब्द से ही प्रश्न का उत्तर निकलता है और फिर वहीं से गलत हो जाता है। थोड़ी सी आप लापरवाही करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये 3-4 प्रश्न है, अभी रिकॉर्डिंग क्लास है हमारी, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, फिर से देख करके ढूंढ लीजिएगा, कल हम चर्चा करेंगे। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्र में संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। कहा, अंग्रेजों ने कहा भाई ठीक है, अब आप अपने देश का संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, और चाहो तो हमारे देश का ही संविधान स्वीकार कर लो, चाहो तो अमेरिका का संविधान स्वीकार कर लो, जहां की इच्छा हो वहां का संविधान। लेकिन हमारे देश के जो नेता थे, हम कहे ऐसे काम नहीं चलेगा, हम आपके देश का संविधान नहीं लेंगे, हम अपने आप संविधान बनाएंगे। और बहुत मेहनत करके जो है संविधान बनाया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन अथक प्रयास किया हमारे यहाँ के नेताओं ने। अभी हम उस पर चर्चा आगे करेंगे, खूब अच्छी तरह से करेंगे, ठीक। तो इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वो चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। तो आप यही इसी पॉइंट से आपको एक नाम याद आता है भारतीय इतिहास में, जिसे किस नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी इन्हीं जो रियासतें थी, इन्हीं रियासतों के एकीकरण के लिए, ठीक है, इन्हीं रियासतों के एकीकरण के लिए। क्योंकि अंग्रेज तो छोड़ के चले गए थे कि तुम लड़ो मरो, हमसे कुछ नहीं लेना देना है, ठीक, तुम लड़ो मरो। लेकिन जो हमारे सरदार भाई वल्लभ पटेल जी थे, उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से जो है इस समस्या का समाधान किया। आप आगे अभी हम चर्चा करेंगे उस पर। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत से ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। बहुत बड़ी चीज रही होगी। आप सोचो आज हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए एक का उत्तर तो आपको मिल गया, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के नए गवर्नर जनरल बने। तो एक तो उत्तर आपको मिल गया भाई यहाँ पर। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और यही अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। मतलब अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, ठीक। ये प्रश्न आपको भी यहां से मिल गया। देखिए इसमें कई प्रश्न बनते हैं, छुपा हुआ प्रश्न है, आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो गलत कर देंगे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ किसको दिलाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 1946 में गठित संविधान सभा को संसद के रूप में स्वीकार किया गया। जो 1946 में संविधान सभा बनी थी उसी को क्या कहा गया, संसद कहा गया। और उसी संसद को हमारे यहाँ क्या किया गया, कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। क्या किया गया, 1946 में सरकार का गठन किया गया। वायसराय परिषद का अध्यक्ष तथा नेहरू उपाध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष कौन था, इस परिषद का अध्यक्ष कौन था, वायसराय। वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय। और उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप समझिएगा जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू किस पद पर थे, उपाध्यक्ष के पद पर थे, ठीक।
तो कल मैं इस पर थोड़ा सा फिर से चर्चा करूंगा। क्लास थोड़ी लंबी होती जा रही, रिकॉर्डिंग क्लास। ठीक, उसको बंद कर